हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। देखिए 2017 का पेपर स्टार्ट है, डिस्कशन स्टार्ट है, ठीक है। बट मैं ये सोच रही थी कि हम साइमल्टेनियसली 2014 से भी शुरू कर दें 10 क्वेश्चंस, ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए एक बार। मतलब अगर आप जान जाएं ये महीने में कि पिछले 5 साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो एक क्लैरिटी हो जाती है माइंड में, है ना। तो 17 भी चलता रहेगा, 14 भी चलता रहेगा। आज से 14 भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। अब ये बहुत पुराना पेपर है, 14 का पेपर है, तब के करंट अफेयर्स में भी चल रहा होगा, लेकिन हम निगलेक्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। हम इसको भी एक गेसिंग के रूप में अपने अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। और नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। यूपीएससी के पेपर्स करने का ये भी फ़ायदा है कि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यूपीएससी के पेपर थोड़े अलग होते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा शायद। टेस्ट सीरीज़ के जो मॉक्स होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक्चुअली। कई बार आई हैव नोटिस्ड पीपल गेटिंग 140+ इन टेस्ट सीरीज़ जो यूपीएससी में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो और जिनको कम मिलते हैं मॉक्स में, वो कभी कभी परफॉर्म कर जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, सीड कॉस्ट इज़ वेरी लो in this compared to the conventional method of cultivation। इस फर्स्ट स्टेटमेंट को होल्ड करते हैं फिलहाल के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, द ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस। देखिए ड्रिप इरिगेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काफ़ी यूज में आएगा, इसीलिए सस्टेनेबिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है इसके साथ। तो 2 यहाँ पे राइट है, जनरल स्टेटमेंट है, 2 राइट होगा तो ए एलिमिनेट होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखें, देर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एट ऑल इन दिस। देखिए ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, चाहे सस्टेनेबल ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि देर विल बी नो एप्लीकेशन। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र के रूप में या कोई भी पेस्टिसाइड के रूप में बाकी केमिकल भी यूज़ किए जा सकते हैं इस इनिशिएटिव में, ठीक है। थर्ड यहाँ पे पर्टिकुलरली रॉन्ग लग रहा है। अगर मैं थर्ड को रॉन्ग मानूं और मैं थर्ड वाले ऑप्शंस एलिमिनेट करूं, वी आर रीचिंग टू द आंसर विच इज़ बी। ये ऐसे ही सॉल्व होता है, ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव के बारे में अलग से रट्टा नहीं लगाना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके पर्पस को समझना है और फिर वो अप्लाई करना है अपने ऑप्शंस में। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ वेटलैंड of international importance is brought under Montreux record, ठीक है। what does it imply? फर्स्ट देखते हैं, changes in ecological character have occurred, are occurring or are likely to occur in the wetland as a result of human interference. Second, the country in which wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 km from the edge of wetland. थर्ड देखें, द सर्वाइवल ऑफ द वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन ऑफ सर्टन कम्युनिटीज लिविंग इन इट्स विसिनिटी एंड देयरफॉर कल्चरल डाइवर्सिटी देयरइन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फोर्थ इज, इट इज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज ये तो यहीं पे कट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा दी जाती है, ठीक है। जबकि ये रामसर का रिकॉर्ड है, रामसर कन्वेंशन का, अगर आपको पता होगा तो वेटलैंड वाला। तो फोर्थ यहाँ पे कट होता है। इसका आंसर है ए, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का लॉजिक ही ये था कि जो वेटलैंड जिनमें चेंजेस हो रहे हैं, जो शायद प्रोन हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, उनको ही यहाँ पे लिस्ट किया गया था, ठीक है। बी और सी आप देखें तो आप पाएंगे कि एक्चुअली ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये काफ़ी पर्टिकुलर है, और जो ए स्टेटमेंट है वो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है। थर्ड देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्रीज एंगल। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आंसर इज ए, अंडमान एंड निकोबार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तीनों चीज़ दी हुई है, मिनिस्ट्रीज दी हुई है, प्रोग्राम दिए हुए हैं, लर्न ही करना है बेसिकली, ठीक है। देखें हम लोग, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत दिया गया है यहाँ पे। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल दिया हुआ है।
देखिए यहाँ पे आंसर डी है। डी कैसे है? वो ऐसे है कि जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और जो थर्ड प्रोग्राम है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेन फेड एरियाज, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर नन है, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। सेकेंड, इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। सेकेंड जनरल स्टेटमेंट है, राइट होगा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखें, इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज इट ऑर्गेनाइजेस एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रायल्स एंड कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक। थ्री इज ऑल्सो ट्रू, जनरल स्टेटमेंट है, यू कांट से इट इज रॉन्ग, ओके। सो 2 and 3 are right. We are being asked about the right statement here. ये एक्चुअली 1883 को लॉन्ग बैक ये एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज़ एन NGO, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये NGO है, ऑब्वियसली किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आएगा, तो आंसर हो जाता है सी। कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर CBD एंड UNFCCC, ओके, विच इज़ ट्रू। अगर हम GEF की बात करें तो हमें पता है कि 1992 के रियो समिट में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली जो सारे कंट्रीज़ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी, ये सब साथ में मिलके आते हैं और फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ को, और ग्रांट्स दिया जाएगा फॉर द प्रोजेक्ट, ये सारे CBD, POPs के लिए, ओजोन लेयर के लिए। इसके अंतर्गत जो वेरियस प्रोग्राम्स में फंडिंग होती है, मैं उनके बारे में बताऊं तो सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे दिया हुआ है, देन UNFCCC यहाँ पे दिया हुआ है, देन कम्स UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, देन स्टॉकहोम कन्वेंशन जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए भी होता है, उनके लिए भी फंडिंग दी जाएगी, और मिनामाटा कन्वेंशन जो कि मरकरी उसको कर्ब करने के लिए ये कन्वेंशन है, इनके लिए भी फंडिंग दी जाती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल। नो, ये रिसर्च नहीं करता है, दिस इज सम फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू हेल्प कंट्रीज टैकल विद द फाइनेंशियल इशू दे फेस। रिसर्च वगैरह बाकी इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ये नहीं है, दिस इज जस्ट फंडिंग मैकेनिज्म। सी स्टेटमेंट देखें, it is an agency under OECD to facilitate the transfer of technology and fund to underdeveloped countries with specific aim to protect their environment। ये भी wrong है, OECD का कोई इधर रोल ही नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है। इसका आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, with reference to technologies for solar power production consider the following statement। सोलर पावर के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है फोटोवोल्टाइक्स इज टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल सोलर थर्मल is a technology that utilizes the sun's rays to generate heat, which is further used in electricity generation process. Second statement देखें, photovoltaics generates AC while solar thermal generates DC. India has manufacturing base for solar thermal technology but not for photovoltaics. अब देखिए ये तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल बट फोटोवोल्टाइक्स, ये रॉन्ग होता है, ऐसे नहीं है। फोटोवोल्टाइक्स के मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इंडिया में मौजूद हैं, ठीक है। तो सी अगर रॉन्ग होता है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, तो बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं। आप बहुत ध्यान से ये स्टेटमेंट देखें, जब भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट आते हैं आप थोड़ा सा सोचिए। अगर ये स्टेटमेंट को राइट होना होगा तो फोटोवोल्टाइक्स का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में नहीं हो सकता, नॉट इवन अ सिंगल, एंड दिस इज सम एक्सट्रीम सिचुएशन विच कांट बी ट्रू। ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मोस्टली रॉन्ग होते हैं, तो हम लोग ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप बचते हैं ए और डी के बीच। ए स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे, टू की तो कोई बात ही नहीं आ रही, ठीक है। आपको बस फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करना है। फोटोवोल्टाइक्स क्या होता है, नाम से ही जाहिर है, अगर आपको पता भी ना हो, ठीक है।
तो ये एक्चुअली लाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, जबकि सोलर थर्मल क्या करते हैं हम लोग, उससे हीट जनरेट करते हैं और जो टरबाइन है उसे चला के फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, इसीलिए यहाँ पे आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु। विच ऑफ द अबोव हैज़ और हैव बीन डिक्लेयर्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आंसर इसका सी 2 and 3, कन्नड़ा एंड तेलुगु। ठीक है, गुजराती नहीं है, आप ध्यान में रखें। मैं बाकी क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करूं, सबसे पहले तमिल 2004 में डिक्लेयर हुई, फिर संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और रीसेंट ऐड है इसमें उड़िया, जो कि 2014 में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, दंपा टाइगर रिजर्व, घुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारामती पीक। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। करेक्टली मैच पूछ रहे हैं, यहाँ पे आंसर है सी 1 and 3। घुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये त्रिपुरा में है। आप अलग से टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, वेरियस माउंटेन रेंजेस कहाँ पे है, वेरियस पीक्स कौन सी है, इनको लिस्ट करके याद कर लें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड्स इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय सिग्नेटरीज ऑफ रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स, बट वेटलैंड इंटरनेशनल इट इज़ एन NGO। ठीक है, ये पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है तो A और C कट होता है। सेकेंड देखें, इट वर्क्स एट फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज। जनरल स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, यहाँ पे आंसर है B। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आगे के भी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आएंगे। वैसे ये सारे वीडियोस टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच।